कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। मैं आनंद राय, आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से वेबिनार में उपस्थित सभी प्राचार्य, अतिथिगण, संकाय अध्यक्ष और प्राध्यापकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार श्री वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय और श्री श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के सभी स्नातक छात्रों के लिए 75 घंटे का योग प्रशिक्षण अथवा जैविक कृषि के क्षेत्र में रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें छात्रों को अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आदरणीय हमारे सामने बैठे हुए हैं रविंद्र मेरानी साहब, मैं आपको नमस्कार करती हूं और पुनः आप विश्वविद्यालय आए इसके लिए मैं आपको स्वागत भी करती हूं। हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय कि आज ये कार्यक्रम ऑनलाइन ही सही लेकिन रखा गया है, इसकी शुरुआत हुई और जो हमारे आनंद राय जी हैं जो आज संचालन जिन्होंने शुरू किया है, बहुत ही सुंदर इसकी आपने शुरुआत की है। और ये दो विषय यहाँ पर आज हैं, एक तो है कि योगा इंस्ट्रक्टर कैसे बने और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में योगा का क्या महत्व है। दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए। तो ये हम सभी जानते हैं, रविंद्र जी भी जानते हैं कि हम ये अपनी भारतीय पुरानी परंपराओं की ओर लौट रहे हैं। आज भी गांव में ऑर्गेनिक खेती ही की जाती है, जो हर घर में जो पशुपालन होता था, जो उनका कूड़ा करकट निकलता था, गांव से बाहर एक जगह होती थी और करकट निकलता था, गांव से बाहर एक जगह होती थी और आज भी कई गांव में है, घूरा कहा जाता है उसको, जो जब दिवाली होती है उसके दूसरे दिन उस घूरे पर एक दिया भी जलाया जाता है जो धन और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो वो जो घूरे पर कूड़ा करकट और गोबर आदि जो भी मैन्यूर सारा डाला जाता है, उससे जो खाद बनती है वही तो ऑर्गेनिक है और उनको जो है खेतों में डाला जाता है, तो उससे जो फसल उत्पन्न होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। तो ये जो भारतीय पुरानी परंपरा है वो अब लौट रही है। भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मैं ये कहूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। जो कई परंपराएं भारतीय भूल रहे थे उन परंपराओं को लौटा लाए वो, और उन्होंने उसको NEP 2020 से जोड़ दिया। चाहे ऑर्गेनिक खेती की बात करें, चाहे योगा की बात करें, या हम स्वरोजगार कैसे बात करें, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास कैसे हो, ये भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। केवल वो उस पर एक झीना पर्दा पड़ गया था, भारतवासी उसको भूल रहे थे। क्या हमारे यहाँ मिस्त्री नहीं थे या नहीं है? हमारे यहाँ सोनार नहीं है, लोहार नहीं है, कुम्हार नहीं है, पहले भी थे आज भी हैं, लेकिन वो चीजें अब कौशल विकास में समेट करके और कैसे आज का जो युवा है, जो यूथ है, वो बिना शर्म महसूस किए अपना एक रोजगार हो। आज पॉटरी जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा एक व्यापार हो गया है, लेकिन जब हम कुम्हार कह देते हैं तो लगता है कितना छोटा सिमट गया है। ये जो हमारे यहाँ भारत में कौशल थे विभिन्न प्रकार के, उन कौशलों को लौटा लाए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी इसके पहले भी एक वेबिनार मेरा चल रहा है दूसरे लैपटॉप पर, कि कोई भी जो व्यक्ति है वो व्यक्ति केवल इसलिए नहीं जाना जाता है कि वो उच्च कुल में पैदा हुआ और उसका ये नाम है। जितने वो अच्छे कार्य करता है, समाज के हित में कार्य करता है, उतना ही वो जीवन में आगे बढ़ता है। और इसके पहले मैं जो वेबिनार हो रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है,
तो उस पर एक वेबिनार हो था, तो उस पर मैंने एक ये डायग्राम भी बनाया हुआ था और सबको ये मैं दिखा रही थी कि किस प्रकार से वो एकात्मवाद की बात करते हैं, एकात्म दर्शन की बात करते हैं। श्री श्री रविशंकर जी की जब हम बात करते हैं, वो भी वैसे ही फिलॉसफर हैं, दार्शनिक हैं। उनका ये कहना होता है कि जो मनुष्य का मन है, जो योगा के द्वारा या अन्यान्य अपने अध्यात्म से वो बताते हैं कि जो मनुष्य का या एक जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कौन है? व्यक्ति जो है वो मन से बनता है। जहां मन है, जहां बुद्धि है, जहां आत्मा है और जहां शरीर है, जहां ये तीन है वही शरीर बन जाता है। शरीर में ही तो मन है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे बुद्धि है मतलब कौतूहल है, और तीसरा आत्मा है, आत्मा है तो शरीर है। तो जो हम श्री श्री रविशंकर जी के योग की बात पढ़ते हैं, दर्शन की बात पढ़ते हैं, और अन्य दार्शनिकों को हम लेते हैं, चाहे वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हो या पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे हम एरिस्टोटल की बात करते हो, चाहे हम अन्य किसी दार्शनिक की बात करते हो, सुक्रेट की बात करते हो, सुकरात की बात करते हो, तो ये जो दार्शनिकों की एक लंबी परंपरा रही है, उनका जो सामाजिक योगदान है उसको हम याद करते हैं। तो ये जो हमारे योगाचार्य हैं, वो एक व्यक्ति की कल्पना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जहां पर मैं हो वहां नहीं, वहां कोई सौंदर्य नहीं है। जहां हम हैं वही सौंदर्य है। उस हम में परिवार आ जाता है, समाज आ जाता है, राष्ट्र आ जाता है, विश्व आ जाता है, और तभी एक परिकल्पना की जाती है विश्व बंधुत्व। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो वही एक भावना है जो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को जोड़ देती है। तो ये जो आज हम जुड़े हैं, ये जो आज 2 तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, ये भारतवर्ष की और विश्व के धरातल पर जो दर्शन है, अध्यात्म है, जो जिसकी शुरुआत हुई है, जिसका बीज भारत में है। योग की बात आज दुनिया मान रही है, जिसका बीज भारत में है। आज उस पर चर्चा होगी, और उस चर्चा के लिए रविंद्र जी हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस पर बड़े विस्तार में प्रकाश डालेंगे, और साथ ही आज एक पुस्तक का शायद लोकार्पण भी है, और योगा पर है ये। मतलब इसमें जो आप देख सकते हैं, जो किस पुस्तक मेरे सामने थी, मेरे को एक कॉपी दी गई है इसकी। इसमें आप योग कौशल के बारे में और अध्यात्म के बारे में, और मैं इसको पढ़ रही थी कल बैठ करके, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारी किताब, देखिए बहुत पतली सी है, लेकिन कहते ना जैसे गागर में सागर भर देते हैं, ऐसे ही छोटी सी पुस्तक में इतनी सामग्री है, और इतनी संप्रेषण, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन करने वाली सामग्री है, संप्रेषण करने वाली सामग्री है। जहां योग क्यों किया जाए, योग की परिभाषा, जबकि देखिए जो परिभाषाएं, जो डेफिनेशंस ली जाती हैं, वो शोध में ली जाती हैं, लेकिन इस पुस्तक में बहुत अच्छी बात है कि एक अनुसंधान का भाग दिया गया है कि योग को बताना हो तो पहले ये बताओ कि योग के बारे में हमारे आचार्यों ने, हमारे दार्शनिकों ने क्या कहा है। तो उन्होंने परिभाषाएं भी ली हैं, योग की धाराओं का उल्लेख किया है, उसका पूरा इतिहास लिया है कि कैसे योग आया, और उसके पश्चात जो है योग की शब्दावली, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हमारी भारतीय शब्दावली, शब्दकोश जिसको हम कहते हैं, तो वो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होती है, और इसको राजभाषा के शब्दों में कहें तो उसको ग्लॉसरी भी कहा जाता है। तो योग की जो शब्दावली है वो अलग प्रकार की है, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। योग केंद्रों को, जो रुचि रखते हैं योग में, वो उन केंद्रों की जानकारी भी हासिल कर पाते हैं कि योग के केंद्र कहाँ कहाँ हैं। इसके अलावा जो योग के प्रशिक्षक होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो कैसे योग का प्रशिक्षण दें, और जो योग सीखते हैं उनका क्या उत्तरदायित्व होता है, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद किस प्रकार से योग के केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, किस प्रकार से जगह का चुनाव होना चाहिए, किस प्रकार का परिवेश वातावरण होना चाहिए, इसकी भी इस पुस्तक में चर्चा की गई है, और बुनियादी नियम भी इसमें लिए गए हैं।
और भोजन की बात, योग में भोजन का बड़ा महत्व है, हमारे यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में भोजन का बड़ा महत्व है। उसके बाद योग के सिद्धांत और शास्त्र में क्या स्थिति है। फिर बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात की है। देखिए इसमें योग तो है, दर्शन है, चिंतन है और विज्ञान भी है। शारीरिक संरचना हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, उसकी एनाटॉमी अलग अलग होती है। वो किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करे, किस प्रकार से अपना खान पान करे, जैसे जिससे कि उसका योग ना प्रभावित हो। तो इन सब की भी चर्चा, मतलब इसमें आप देखिए रक्त नलिकाओं की चर्चा है, पेशीय प्रणाली की चर्चा है। मैंने मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इस किताब को आज रिलीज कर रही हूँ और मैं आपको 15 दिनों में इस किताब की एक समीक्षा भेजने वाली हूँ। खाली आप मुझे ये बताएं मनोज पांडे जी के द्वारा, रविंद्र जी और आनंद जी, कि इसकी समीक्षा में कहाँ भेजूं जिसको कि आप छापें। बहुत ही सुंदर ये किताब है और मैं तो जिन्होंने किताब का प्रणयन किया है, जिन्होंने किताब को लिखा है, एक बिटिया आई थी यहाँ पर विश्वविद्यालय में, तो वो शायद यहाँ जुड़ी होंगी, मुझे आशा है। और ये जो किताब सृजित की गई है बहुत ही बढ़िया, जिसने भी इसमें योगदान दिया है उन सभी को मैं बहुत बहुत एक आभार भी दे रही हूँ और नमस्कार करती हूँ कि बढ़िया आपने एक योगा पर बड़े सरल सहज शब्दों में संप्रेषण युक्त भाषा में इस पुस्तक का सृजन किया है। तो कहीं ना कहीं जो योग पुरुष हैं, जो युग पुरुष हैं, श्री श्री रविशंकर जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। कभी बंगलौर आना हुआ तो मैं अवश्य दर्शन करने आऊंगी कि उन्होंने मानवता के लिए इतना कार्य किया है। सारे कार्य जो हैं वो मानवता से जुड़े हुए हैं। और देखिए इस किताब में शुरुआत में ही व्याकरणाचार्य हैं पातंजलि, जिनको हम लोग पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। जब हम इंडियन ये भारतीय काव्यशास्त्र लेते हैं इंडियन पोएटिक्स में, तो उसमें पहला ही पातंजलि का इसमें दिया हुआ है, अथ योगानुशासनम, माने आत्म अनुशासन ही योगा है। आपने आत्मा को साध लिया, आपने मन को साध लिया। क्योंकि मेरा जो रिसर्च है वो दर्शन पर ही है, तो मुझे दर्शन में इतनी ज्यादा रुचि है कि मुझे कभी अलग से मौका मिलेगा तो मैं केवल अध्यात्म और दर्शन पर बोलना चाहूंगी। तो देखिए जो शुरुआत होती है, योगा कर्म कौशलम, कर्म में ही पूरा जो कर्म कौशल होता है वही तो योग है। तो ये जो है भगवान कृष्ण भगवत गीता से लिया गया है। तो ऐसे बहुत से देखिए शुरुआत में यहाँ लिए गए हैं जो इस पुस्तक को, इस चिंतन को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सुंदरता कहीं नहीं है, सुंदरता हमारे नेत्रों में है। जहाँ हमारे नेत्र, हमारा मन सौंदर्य की अनुभूति करे वही सौंदर्य है, वो खाली चाक्षुष नहीं है। तो बड़ी सुंदर पुस्तक है। और यहाँ जो 2 विषय हैं कि योगा इंस्ट्रक्टर कैसे बने, मैं आज इस मंच से ये सूचना देना चाहती हूँ कि मैंने आज से 40 वर्ष पहले योगा सीखा था BHU में, और मैंने अपने जीवन में उसको उतारा। भले मैं 15-20 से 20 मिनट ही योगा करूं, लेकिन मैं योगा करती जरूर हूँ। और मैंने ये समय खाली पेट करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ऐसा होता है कि जब मुझे मौका मिल जाता है तब मैं उसका उपयोग अलग अलग संदर्भों में करती हूँ। तो एक आज यहाँ संदेश भी है, युवा शक्ति जो जुड़ी है, कि आप अपने जीवन, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ तन स्वस्थ मन, मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। और ये खान पान के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं। तो युवा पीढ़ी आज ये संदेशित हो, आज ये संदेश ले कि योगा को अपने जीवन में उतारें और ये कोशिश करें कि जीवन में कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे हाथ में झाड़ू भी आ जाए तो हम झाड़ू लगाकर अपने आसपास को साफ कर लें, एक ये मन में हमारे भावना होनी चाहिए। मैं कुलपति जरूर हूँ, लेकिन आज भी यदि मुझे कहे कि कोई झाड़ू लगा दो, मुझे कभी कोई डस्टिंग कर दो, आज मैं भी उतनी ही खुशी से वो काम करती हूँ। मुझे उसमें कोई भी शर्म नहीं आती कि मैं कुलपति हूँ। कुलपति होने के पहले मैं एक महिला हूँ जो गृहस्थी संभालती है, जो घर संभालती है। और हम लोग कहते हैं कि जो घर का मैनेजमेंट बढ़िया संभाल ले वो पूरी दुनिया का मैनेजमेंट संभाल लेगा। और आप सब भाइयों ने, आप सभी ने हमारे पीछे खड़े होकर हमको जो संबल प्रदान किया है, हम सब आपके आभारी हैं, सभी लोगों के आभारी हैं। तो बस इन्हीं भावनाओं के साथ
आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, आदर देती हूँ, सम्मान करती हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं किन शब्दों में अपनी बात कहूँ मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या क्या उन्होंने लौटाया है भारतवर्ष की जनता को, क्या क्या लौटाया है योग पुरुषों के माध्यम से और संतों के माध्यम से। तो श्री श्री रविशंकर जी की मैं प्रणाम करती हूँ और नम्र हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करती हूँ कि कभी मौका मिला तो आपका दर्शन करने में अवश्य आना चाहूंगी। मुझे जो आज ये मंच दिया गया, ये मौका दिया गया, उसके लिए मैं सभी की आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला जी। मैं शिवाशंकर जी के साथ से प्लीज ये बोलना चाहूंगी कि जिस पुस्तक की बात हो रही है, आप प्लीज अगर उसको दिखाएं सबको। शिवाशंकर जी हैं जिन्होंने वो पुस्तक का पूरा बनाने में हमारी हेल्प की है। मुझे पुस्तक तो नहीं मिली है, मुझे ये सामग्री मिली है। यस, ये पीडीएफ हाँ, और बहुत ही बढ़िया। मैं भी पुस्तक लिखती हूँ। मेरी करीब 5-6 पुस्तकें अभी आ चुकी हैं, 2 और आ रही हैं। अभी मैंने एक पुस्तक लिखी है, आपको सूचना दे दूं, यहाँ पर रखा नहीं है मैंने, मैं लेकर के आती हूँ। गर्भ संस्कार एक उत्कृष्ट परंपरा। और माननीय हमारी जो कुलाधिपति हैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उनकी प्रेरणा से उसको मैंने लिखा है और उन्होंने उसको रिलीज किया है और शुभकामना संदेश भी उन्होंने उसमें लगवाया है अपना। मैं अभी जब कार्यक्रम शुरू होता है तो मैं लेकर आऊंगी उसको, मैं यहीं रखी हुई है और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, कार्यशाला आयोजन एक समिति यहाँ बैठी हुई है, तपस्या पुरी जी, हाँ जी, हाँ जी जी, और शशि शंकरन जी, और इसमें नाम कुछ गलत दे दिया है, बालकृष्ण यादव जी बैठे हैं। तो मैं तो देख पा रही हूँ बालकृष्ण यादव जी ऊपर बैठे पा रहे हैं। शिवा शंकरन जी बैठे हुए हैं जो योगा ट्रेनर हैं। और मैं जब दूसरे कार्यक्रम से जुड़ी थी तो मैं देख रही थी सबसे पहले आप ही जुड़े थे, और मैं दूसरे लैपटॉप पर देख रही थी आपको कि आप जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं घड़ी देख रही थी कि जैसे ही 12:30 बजे तो मैं वो चल रहा है दूसरा कार्यक्रम, मैं आपसे जुड़ी। तो बहुत बहुत आभार है कि इतने दूर से कर्नाटक से हम लोग आप जुड़े। मैं भी तमिलनाडु में ही हूँ, वहीं सेटल हूँ, नुंगम्बाकम में। अभी 3 वर्षों के लिए मैं यहाँ आई हूँ एज ए कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, और अभी 1 वर्ष के पश्चात मैं वापस चेन्नई लौटूंगी। तो हम सब, पूरी दुनिया, हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड एक है, जीव जंतु हम सब एक हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद निर्मला जी। आप शिवाशंकर जी, वो बुक का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, आप प्लीज एक बार अगर सबके साथ शेयर कर पाएं। तो यही है। तो मौर्य जी ने बहुत इतना बड़ा सा इसके बारे में बता दिया है। तो ये जिसको भी ये प्रोग्राम शुरू करेंगे तो उसके लिए मिलेगा, बाकी लोग भी देख सकते हैं भी। तो इसमें इंट्रोडक्शन, बहुत योग के बारे में इंट्रोडक्शन है, और क्या क्या करना है, आसन के बारे में बहुत सारी है, एंड ये स्किल है ना, तो कैसा योगा सेंटर रखना है, योगा सेंटर में क्या क्या नहीं होना है, कैसा रखना है, एंड योगा इंस्ट्रक्टर को कैसा करना है, सबका फोटोज के साथ हमने किया है। एंड नियमा वो सब भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो भी दोनों भेज देंगे, जिसका भी कितना में है वो देख सकते हैं। एंड एनाटॉमी, सो योगा इंस्ट्रक्टर को ये भी जरूरत है कि ये सब देखना, अंदर में क्या क्या हो रहा है उसका भी विवरण है। और हर एक आसना का फोटोज भी है, कैसे करने का है वो भी है, वीडियोस भी है, बाद में मैं दिखाता हूँ। वीडियोस भी हमने किया है इसका, हर एक आसना का। तो सूर्य नमस्कार का कैसे करना है ये सब, तो जब भी है नेक्स्ट दिखाएंगे। ओके, सो अभी धन्यवाद। करीब 800 प्रतियां छपवाई हैं इसकी मैंने, जो हमारी युवतियां हैं अब
उनको मैं यहाँ महाविद्यालयों में मुफ्त में बंटवा रही हूँ कि वो अपनी पर जो हमारे 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में एक संस्कार गर्भ संस्कार है। तो इसके बारे में, इसमें भी पूरा योगा वगैरह दिया है। इसमें योगा है, खान पान है, जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में, और थोड़ी आगे माइथोलॉजी है कि गर्भ संस्कार यदि करते हैं। ने इतने अच्छा ज्ञान साझा किया हमारे साथ, और शुरू की कुछ तकनीकी खराबियों के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन श्री RN मीरानी जी को, तो अपने कुछ शब्द हमारे साथ साझा करें। कुलपति निर्मला मौर्य जी के व्याख्यान और इतना बोलने के बाद अब मैं क्या बोलूं। बट मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि जब मैं एयरफोर्स में था 34 साल, तो ट्रेनिंग की तरफ काफ़ी मेरा योगदान रहा है। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी था और बाद में स्टाफ कॉलेज में 2 बार इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, टोटल 6 साल। तो बस यही मैं कह सकता हूँ कि मैं भी इसके लायक हूँ कि इस जगह, इस मंच पे मैं कुछ बोलूं। श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है 2001 में उत्पन्न हुआ था, और आर्ट ऑफ लिविंग को 40 साल हो गए। 81 में हुआ था, और गुरुदेव ये कहते हैं कि उन दिनों मैं सोचता था कि इसको क्या नाम दिया जाए, क्योंकि योग वगैरह तो ज़्यादा जाना नहीं जाता था विश्व में, विश्व क्या भारत में भी। तो उन्होंने इसलिए नाम दिया जीवन जीने की कला, क्योंकि जैसे अभी कुलपति जी ने बताया कि योग एक अनुशासन है, और महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि योग एक अनुशासन है। तो ये 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग का जन्म हुआ, और श्री रविशंकर एक जगह है साउथ में, शिमोगा, वहाँ गए थे और 10 दिन तक किसी से बोले नहीं, कुछ मौन में थे। और जब मौन से निकले तो ये सुदर्शन क्रिया की प्रक्रिया करने लगे। तो कुछ आसपास जो लोग थे उनको जानते थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये आपको किसने सिखाई, कैसे सीखा? तो उन्होंने कहा बस ये समझो कि डाउनलोड हुई है। आजकल हमें बताते हैं कि किसी कवि से ये नहीं पूछा जाता कि आपने कहाँ रिसर्च करके ये कविता की कल्पना की है। ये मैंने कुछ कल्पना नहीं की, ये बस आ गई। तो अभी कम से कम कितने विश्व में 50 करोड़ लोगों तक किसी प्रकार से ये पहुंच चुकी है। खुद नहीं करते हो तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह को देखते हैं, और 156 देशों में सुदर्शन क्रिया की जा रही है। और हमारे देश में ही 25,000 टीचर्स हैं जो ये सुदर्शन क्रिया और योग सिखाते हैं, और व्यक्ति का विकास करते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों। छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे और इस अभियान का पूरा फायदा उठाएंगे। तो अभी 2.5 मिनट के लिए हम एक तपस्या जी का वीडियो, वो करीब हमारे ख्याल से 40 लोग जुड़े हैं, 40 लोग हमें दिख रहे हैं।
हाँ हाँ, इस पे यूट्यूब चैनल पर भी हमें हाँ। छात्राओं ने जोड़ा है, यूट्यूब जुड़े में भी हैं। होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी वीडियो लगाते हैं, गुरुदेव का वीडियो देखते हैं। कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है कि योग कैसे काम आता है हमारे रोज के जीवन में। योग केवल एक व्यायाम नहीं है, उसके साथ जब प्राणायाम और ध्यान होता है। जब आज पूरी दुनिया एक संकट की घड़ी से गुजर रही है, योग मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ है। योग से रोग का निदान, समस्याओं का समाधान, आत्मबल की वृद्धि होता हुआ हम देख रहे हैं। मन प्रफुल्लित रहती है, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है। किसको नहीं करना है योग? सबको करना है। मगर कभी आलस्य हमको पकड़ लेता है, कभी हम समय का बहाना लेकर के कह देते हैं कि अरे हमारे पास समय नहीं है। जितना भी समय आप दे सकते हैं उतना ही लाभ आपको मिलेगा। इसलिए अवश्य योग करें, प्राणायाम करें, थोड़ी देर बैठ के ध्यान करें। ध्यान और प्राणायाम के बगैर सिर्फ योग व्यायाम बन के रह जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब ये 8 अंगों को हम जीवन में उतारते हैं, जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन हमको नज़र आता है। वो क्या? कमज़ोरी से, बलहीनता से बल के ओर, दुख से प्रसन्नता के ओर, निरोगता के ओर हम चल पड़ते हैं। चलिए सबको प्रेरणा दीजिए, एक एक व्यक्ति योग करे। ऐसा नहीं है इस करने के लिए विशेष सिद्धांतों को आपको मानना है। आप किसी भी मत संप्रदाय के अनुयायी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर योग आपके लिए वरदान साबित होगी। जब हम संकट की घड़ी से गुजरते हैं, सकारात्मकता की आवश्यकता है और वो सकारात्मकता से ही बल मिलता है। और सकारात्मकता हमें प्राप्त होगी योग करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से। जब पूरी दुनिया आज एक संकट की घड़ी से गुजर रही है, योग मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ है। दुनिया के लिए भारत का अनमोल देन साबित हुआ है। हमारे देश में आबाल वृद्ध पर्यंत तक सभी लोग योग करना आवश्यक है। योग करने से हम न केवल अपनी सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, मगर हम चारों ओर एक ऐसा सकारात्मक वातावरण निर्माण करने में सफल हो जाएंगे। आज ये बहुत आवश्यक है। जब लोग पीड़ा से, दर्द से, दुख से गुजर रहे होते हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास, हिम्मत जगाना आवश्यक है। योग से ये अवश्य संभव हुआ है। इसलिए जहाँ कहीं भी कोई नकारात्मक मानसिकता से गुजर रहे हों, उनको बोलिए बैठो योग करो। और जो सकारात्मक है, उत्साही है, उनको भी योग करना चाहिए ताकि वो उस उत्साह को बनाए रख सके। जय हिंद। तो गुरुदेव ने भी बता दिया कि योग हमारे जिंदगी में कितने फायदे ले आता है और जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग हमें बनाने में मदद करता है। तो जो भी छात्र ये अपनाएंगे, इसके इंस्ट्रक्टर बनने का प्रयास करेंगे, तो वो और बहुत लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये देख के चलिए, इट इज अ नोबल प्रोफेशन। और वही जो जाएंगे ऋषि कृषि की ओर, तो उसमें भी नेचुरल फार्मिंग, जैसे कुलपति जी ने हमें बताया कि सालों से, पुरखों से, हम सब तो गांव से ही हैं, तो ये होता रहा है
ये रसायन वगैरह तो अभी आ गए हैं, तो और सारी बीमारियां साथ में लाए हैं। जब ये पेस्टिसाइड वगैरह जहर यूज होते हैं, उनका उपयोग होता है खेती में, तो ये हम वापस जाना चाहते हैं। हमारे जो बीज भी होंगे वो भी देसी बीज होंगे और साथ में रसायन मुक्त खेती होती रहेगी। तो और ज्यादा बोलने की चेष्टा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं इंस्ट्रक्टर, वो आपको बता देंगे अभी कि ये कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। सर के शब्दों के लिए हम बहुत धन्यवादी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के मास्टर ट्रेनर श्री बालकृष्ण यादव जी को कि हमारे पाठ्यक्रम के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है उसके विषय पे थोड़ा सा चर्चा करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपने कुलपति महोदया जी का बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि उन्होंने इस स्किल के प्रोग्राम को अपने युवाओं के बीच में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपने कॉलेज के माध्यम से उन्होंने इसको MAO साइन करके स्टार्ट करने का जो इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी प्रचार्य हैं हमारे यहाँ पे, जो भी अपने साथ जुड़े हैं अतिथिगण, उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमें नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम करना है, जैविक कृषि, नाम ऑर्गेनिक ग्रोवर के नाम से है इस स्किल के लिए। और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे इसको जोड़ा कि युवाओं को कैसे हम स्वतंत्र रूप से उनकी जो ज़रूरतें हैं पूरा करने के लिए सक्षम बना सकें, तो ये एक बहुत ही अद्भुत शुरुआत है और ये हमें सब कुछ दे सकता है। और हम ये कहते हैं नेचुरल फार्मिंग, आज हम लोग बोल सकते हैं गर्व के साथ कि प्राकृतिक खेती करने की बात है। प्राकृतिक खेती जो है प्रकृति से जुड़े हुई है। कहते हैं ना कि पंच तत्वों से शरीर बना है, इस पंच तत्वों से प्रकृति बनी हुई है और ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जो प्रकृति में हम बोते हैं वो हमारे शरीर से अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगता है। हम अपने चेयरमैन सर का भी बहुत धन्यवाद देंगे, जिन्होंने संक्षिप्त में ही बहुत गागर में जो सागर भरने की बात हमारे मैम ने कही और सर ने उसको भरने का काम किया, योगा के बारे में भी और अपने नेचुरल फार्मिंग के बारे में। मुझे ये अवसर दिया गया यहाँ बोलने के लिए आप लोगों के सामने, इसके लिए हम हृदय से आप सब लोगों के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। तो जैसे नेचुरल फार्मिंग में अभी नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि पहले जैविक खेती, बहुत सारे नाम आए, अब उन्होंने नाम दे दिया कि प्राकृतिक खेती करना है और भारत में प्राकृतिक खेती करने वालों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जो केमिकल खेती कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में लिस्ट बनाने की जरूरत है, ना कि प्राकृतिक वाले। प्राकृतिक तो कर ही रहे थे। जो मैम ने एक एग्जाम्पल दिया कि दीपावली के समय हम लोग दीपक जला के उसे याद करते हैं और वो परंपरा आज भी चली आ रही है क्योंकि गांव में किसान उसको जीवित रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम कुछ चीजें जानते हैं। हम जैसे ये जानते हैं कि ये ट्रेनिंग हमारी जो होगी, इस ट्रेनिंग से लोगों को रोजगार मिलेगा और इस ट्रेनिंग से उनको अपने स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। युवाओं को, जो युवा हमारी ये बात को सुन रहे हैं, उनको भी ये बेनिफिट होगा कि नेचुरल फार्मिंग के एक एक्सपर्ट बन के इसमें भी अपनी जो है प्रतिभा को निखारने का अवसर है। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा, उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, उसके बावजूद खेती में आ गया और अपना फ्यूचर इसमें बना सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये शुरुआत बहुत बड़ी होगी और आपके माध्यम से बहुत सारे युवाओं को जो है इसमें अपना फ्यूचर बनाने का अवसर देगी। इसी में एक छोटा सा वीडियो हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग विस्तार से PPT के माध्यम से बात करेंगे। तो हम आनंद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि तो अगर वीडियो हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादातर किसानों के बेटे नौकरी की तलाश में अक्सर शहरों में भटकते हैं।
खेती में लागत बढ़ने और आमदनी कम होने के कारण किसान अपने बेटों से कहते हैं खेती में कुछ नहीं रखा, नौकरी ढूंढ लो। लेकिन जगत राम ने अपने बेटों से कहा कि खेती में ही अपना करियर बनाओ। जगत राम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और अपने ऑर्गेनिक उत्पादों को बेचने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने बेटे शुभम को दे दी। शुभम कैसे अपने ऑर्गेनिक उत्पादों को बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं? शुभम के ऑर्गेनिक स्टोर पर सारे उत्पाद पूरी तरह जहर मुक्त प्राकृतिक हैं, इसीलिए लोग इन्हें अच्छे रेट पर खरीदते हैं। उत्पादों की प्रोसेसिंग के कारण इनके रेट में और बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब प्रोसेसिंग करके जो मुनाफा कंपनियां ले जाती हैं वो मुनाफा सीधा शुभम को मिल रहा है। शुभम अपने ऑर्गेनिक स्टोर पर लोगों को शुद्ध उत्पाद दे रहे हैं, वहीं अपने पिता की मार्केटिंग में भी सहायता कर रहे हैं। इस तरह इन्होंने खुद को भी रोजगार दिया और समाज की भलाई भी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद सही कीमत पर बिकने के कारण जगतराम और इनके बेटे मिलकर प्रति एकड़ लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। शुभम उन युवाओं के लिए उदाहरण है जो नौकरी की तलाश में शहरों में भटक रहे हैं। हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि यदि आपके पिताजी के पास खेती की अच्छी जमीन है तो आप उस पर मॉडर्न तरीके से खेती करके मार्केटिंग में उतरिए और जगतराम और शुभम की तरह प्रति एकड़ लाखों रुपए कमाइए। तो आपने देखा एक छोटा सा वीडियो, और इसमें बहुत सारे युवा हैं जो जिनके पास थोड़ी सी भी जमीन है वो पर एकड़ लाखों रुपए कमा रहे हैं, और जिनके पास ज्यादा है रेंट पे लेके आज हमारे पीलीभीत में अगर देखें, उत्तर प्रदेश और का सटा हुआ जिला है पीलीभीत अपना उत्तराखंड से, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर बनाया है इसके माध्यम से। और हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अवार्ड लिए हैं इस क्षेत्र में जॉब के माध्यम से। और आज हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि इसके माध्यम से जितने भी युवा जुड़ रहे हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है आज के डेट में। वो अपना खुद का मतलब पैसा खुद का सैलरी तय कर सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट मिल नहीं रहे हैं नेचुरल फार्मिंग करने के लिए। तो वो पीपीटी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कैसे पंचतत्व हमारे शरीर में प्रभाव डालते हैं और हमने क्या किया है और कैसे हम इसको बदलाव कर सकते हैं। जैविक खेती में हम पंचतत्व में हम अपने मृदा का संवर्धन कर रहे हैं, अपने मिट्टी को बचाने का काम करते हैं। हम कहते मिट्टी हैं लेकिन धरती माता को बचाने का काम करते हैं। धरती माता आज हमारे जो है पीड़ा में है, तो बच्चे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? हमने जहर डाला है तो वो जहर हमारे जीवन में भी घुल गया है और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों में हमारा पैसा जा रहा है। तो वो बचाने के लिए हमें मृदा में काम करना ही पड़ेगा और प्राकृतिक खेती इसके लिए सबसे पहला विकल्प के रूप में आती है। फिर दूसरी चीज है कि जल संवर्धन की बात होती है। अब जल संवर्धन में हमारे खेतों में पानी जमीन के अंदर जाने का सिस्टम ही हमने बंद करता चाहूंगा कि फूड सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्या पोषक तत्व से युक्त हमारा भोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भोजन में ही थाली में ही हमारे पॉइजन आ रहा है और वो बीमारियों का घर बन गया है। तो आज हम सब लोग ये बात करते हैं, हमारे जो भी इसमें युवा जुड़ रहे हैं वो पोषण युक्त भोजन देने के लिए पूरे विश्व को जो है तत्पर होंगे, सक्षम होंगे। और इसका पर्यावरण में बहुत असर पड़ता है। आपने देखा है आजकल जान भी रहे हैं। आप दिल्ली की हवा देखिए तो किस तरह से प्रदूषित हो गई है। हाँ, पंजाब को अगर हम देखते हैं तो वहाँ की मिट्टी किस तरह से प्रदूषित हो गई है, पानी वहाँ का किस तरह से प्रदूषित हुआ है। तो क्या ऐसे हमारे राज्य, अभी हमारा यूपी बचा है, यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में पानी में जो है फ्लोराइड आना शुरू हो गया है। तो हम इसके ऊपर काम करते हैं, वातावरण में हमारा पर्यावरण के लिए अनुकूलता बनाने का काम करता है। और जैव विविधता का मतलब है जीवो जीवस्य जीवनम, हर एक का जीवन एक दूसरे के आधार पे चलता है। तो हमारे बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं जो खेतों के अंदर हमारे पोषक तत्व को उपलब्ध कराने के काम करते हैं। हमारे सूक्ष्म जो किसानों के मित्र कहे जाने वाले केचुआ हैं वो हमारे खेतों में जो है दिन रात मेहनत करते हैं। तो हम ये चीज पे आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसको कैसे मनाते हैं। तो एक थोड़ा सा स्लाइड ये देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारी मिट्टी के लिए काम करती है। अभी हमारी मिट्टी क्या है, नेचुरल फार्मिंग जैसे ही ये करते हैं तो ऊपर की मिट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाती है, ह्यूमस से भरी होती है, कार्बनिक तत्वों से भरी होती है और इतनी हल्की होती है कि जिसके कारण पैदावार हमारी ज्यादा होती है। आप सभी लोग यहाँ जुड़े हैं, लोग जानते हैं कि अभी मिट्टी रसायन से हमने कैसे कड़ी कर ली है, तो इसका असर होता है। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं कि उसकी मिट्टी जब सॉफ्ट होती है तो कैसे सूक्ष्म बैक्टीरिया हमारे उसके अंदर काम करने लगते हैं।
उनके लिए हम मल्चिंग करके कैसे वातावरण का निर्माण करते हैं। ये जमीन के अंदर होता है, किसान ऊपर खेती कर रहा है लेकिन मिट्टी के अंदर पूरा का पूरा बदलाव होने लगता है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि मिट्टी शब्द यूज कर रहे हैं, मिट्टी में इसकी भी भौतिक संरचना है, रासायनिक संरचना है और इसकी जैविक संरचना भी है। तो भौतिक संरचना में तो आकार की बात करते हैं, उसका टेम्परेचर ताप की बात करते हैं, उसी तरह से हम रासायनिक संरचना में हमारे देश में आजाद होने के बाद सिर्फ रासायनिक पे काम हुआ कि कितना हम इसमें रसायन डाल दें, एनपीके कितना डाल दें, नेचुरल तरीके से एनपीके कैसे पहुंचाया जाए, इसमें हमारे जो स्टूडेंट जुड़ेंगे वो सक्षम होंगे और वो जान पाएंगे और लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से हम इसमें आगे करते हैं। और हम आपको बताएंगे कि एक देसी गाय से 30 एकड़ खेत की खेती की जा सकती है और जो टेक्निक बताई जाती है उससे लाखों केचुए हमारे खेत में काम करने लगते हैं। आप देख रहे हैं कि धान के खेत में किस तरह से केचुओं की संख्या है। हम वो केचुओं की बात नहीं कर रहे हैं जिनसे हम केचुआ खाद बनाते हैं, ये नेचुरल खाद आपके खेत में बनेगी। वो खाद बनाने के लिए हमें आर्सेनोफेटिडो केचुआ मंगाना पड़ेगा जिसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। नेचुरल फार्मिंग कहती है आपके गांव में उपलब्ध संसाधन से आप खेती करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, मिट्टी से ज्यादा केचुए जो बीट करते हैं, जो दाने होते हैं, अगर हम देखें उसमें से मिट्टी से ज्यादा 6 गुना कैल्शियम होता है, 7 गुना नाइट्रोजन पाया जाता है, मैग्नीशियम उसमें कई गुना हो, फॉस्फेट है उसमें, गंधक है, पोटास है, जो भी मिट्टी को हमारे पोषक तत्व चाहिए वो हमारे लिए उपलब्ध रहता है आसानी से। अब इसमें हमारे जैसे हमने चर्चा किया कि एक देसी गाय 30 एकड़ खेत की खेती करते हैं, इनके महात्म को जितना बताया जाए उतना कम है। कहते कामधेनु मतलब हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली माँ है और हमने जब से इस माँ को सम्मान देना कम किया है हमारे घर में बीमारियां आने शुरू हो गई। एक ये डील है, यही देसी गाय की पहचान है और एक देसी गाय ही हमारी खेती को बचाने का काम आज भी कर रहे हैं। इस देसी गाय के डील में एक नाड़ी है सूर्य केतु नाड़ी, उस सूर्य केतु नाड़ी हमारे सारे ग्रहों को कंट्रोल करती है। जो कहते हैं ना हमारे ग्रह दशा चल रही है, हम किन्हीं किन्हीं ग्रहों के चक्कर में पंडित जी के चक्कर लगाते रहते हैं, अगर सिर्फ गाय रख लीजिए सेवा करिए तो वो दूर हो सकता है। देसी गाय का एक घी का दीपक अगर आप अपने घर में जला दीजिए पूरे घर के वायु को शुद्ध कर देता है। एक और चीज हम आपको बताएं कि देसी गाय का घी नाक में अगर 2-2 बूंद डालते हैं तो किसी भी तरह की निद्रा से अगर परेशान व्यक्ति है उसकी निद्रा बढ़िया होने लगेगी और निद्रा आना मतलब सारे स्वास्थ्य के उनके ग्रोथ करने के लिए अच्छा होता है। हाँ, देसी गाय का गोबर और गौमूत्र को जैसे मैम ने बोला तो इसलिए हमने इस चीज को चर्चा जरूर करेंगे कि हमने घूर पे दिया जलाते हैं और आज भी अगर पूजा करते हैं तो देसी गाय के गोबर से ही लिपाई करते हैं। और लक्ष्मी गणेश की पूजा में लक्ष्मी जो बनाया जाता है वो देसी गाय का गोबर से ही बनाया जाता है। तो मुझे 2003 से परम पूज्य श्री रविशंकर जी ने आशीर्वाद दिया और इस सीक्रेट को जानने का अवसर मिला कि कैसे ही ये लक्ष्मी की तरह हम पूजते हैं, नहीं इसी में लक्ष्मी को घर में लाने का सारा सीक्रेट छिपा पड़ा है। और ये सीक्रेट हमारे इस ट्रेनिंग में एडिशनल है। हम कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन कोर्स जो है स्किल का ट्रेनिंग और भी इंस्टीट्यूट दे सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो है गुरुदेव के ब्लेसिंग से ये सारे सीक्रेट्स भी युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए हम अपने इस ट्रस्ट के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज को ऐसा स्किल डिजाइन किया है। अब इसमें बहुत सारी चीजों में अगर आप देखें तो क्या क्या विशेषताएं हैं 2020 से, वैसे तो आंकड़े बहुत सारे हैं, 2020 के आंकड़ों के अनुसार अगर विश्व में देखें तो जैविक कृषि भूमि के मामलों में भारत जो है 8वां स्थान रहा, उत्पादकों की संख्या में पहला स्थान रहा। तो ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि भारत जो है पूरे विश्व में जैविक खेती पे ग्रोथ के अभी तक के अनुभव में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने डबल उत्पादन लिया है और अपने एक एकड़ खेत में पंचस्तरीय व्यवस्था करके 5 लेयर फार्मिंग करके उन्होंने कई गुना उत्पादन लिया है। तो ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी यूथ जुड़ रहे हैं वो इसमें अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इसमें हमारे जो है सरकारी प्रयासों के माध्यम से जैविक उत्पादों के जो है सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है जो है, तो वो एक बहुत अच्छा पहल है। और आप देख सकते हैं 2019 में जो है एशिया में अगर देखा जाए तो भारत नंबर 1 पे रहा एशियन कंट्री में। रैंकिंग के आधार पे अगर हम देखते हैं कुछ रैंकिंग हम लोगों ने निकाला है जो जानते हैं, भारत जो है 2020-21 में $1 अरब का आंकड़ा पार कर गया और 2026 में ये माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 10
बिलियन से ज़्यादा ये कार्य करने का अनुमान है। भारत में जैविक कृषि 2020 तक जो है ये लगभग 29 लाख हेक्टेयर में होती थी, और ये है कि 2024 तक हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा होने की संभावना है, अनुमान है इसका। और ये हमारे देखेंगे अगर डॉलर्स में भी अगर हम देखते हैं तो 2020 में जो 849 मिलियन था, और ये बढ़ के हमारा 2026 में 2601 मिलियन होने की संभावना है। इसका मूल्य के रेट के आधार पे भी ये बढ़ रहा है, ये ग्रोथ जो है। विद्यार्थियों के लिए क्या है कि इसमें एक अच्छा वो अपना प्रबंधन कर सकते हैं उत्पादन की प्रणाली का। व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से इनमें कैरियर बनाने का एक बहुत अच्छा सुअवसर है, जिसमें हमारे टीम पूरा उनको गाइड करती है, उनको सक्षम बनाने का काम करती है, और एक बेहतरीन विकल्प आपको जैविक कृषि के रूप में दे रही है। एक्सपर्ट के रूप में ये चुने जाते हैं, इनका सही समय है कि इस समय अपना फ्यूचर बनाने के लिए टाइम है, जहाँ गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। कई राज्य हमारे ऐसे हैं जो कि जैविक कृषि के प्रति अपना राज्य घोषित कर दिया है। सिक्किम सबसे पहले ही घोषित किया है, तो हम कहेंगे ये सही टाइम है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करके इसमें अपना फ्यूचर बनाने के लिए चुनने का सही समय है। जैविक उत्पादन में निर्यातकर्ता के रूप में भी एक करियर बना सकते हैं। आज हमारे यहाँ से बहुत बड़े लोग जो है मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, और आपको इस ट्रेनिंग के स्किल से में आपको ये इसके एक्सपर्ट बनाने की हम लोग हमारा वो है पूरा सेशन है। अब जैसे देखिए सेमेस्टर 1 जो है हमारा 75 आवर्स में आप ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो आप प्राकृतिक खेती के एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको अपना खेती कैसे करना है, कैसे अपने बीज को बनाना है, कैसे अपने पेस्टिसाइड को बनाना है, कैसे हम जो है अपना फर्टिलाइजर बनाएंगे, इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं हम पूरी तरह से। सेकंड सेमेस्टर में मार्केटिंग कैसे करना है, हमारा जो प्रोड्यूस है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। और सुविधा ये दी गई है अपने ट्रस्ट के माध्यम से। इस ट्रेनिंग को विद्यार्थी ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं से भी जुड़ के कर सकते हैं, तो उनको बाध्यता नहीं है कि आपको कॉलेज आने के लिए कि इसके लिए ही कॉलेज आना है। आप चाहें तो वो भी व्यवस्था की जा सकती है। इसमें सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों का व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है। भारत में बहुत सारी जैविक कृषि की टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक्स के बारे में आर्ट ऑफ लिविंग ने जो एक्सपर्टीज इसके साथ जो आज लाखों किसानों के बीच में जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, उस टेक्निक को भी सीखने का इसमें माध्यम है। इस टेक्निक में वो सीख सकते हैं, और प्रासंगिक कौशल सीखने का भी अवसर है। यहाँ पे प्रैक्टिकल हम लोग जो है इस सेशन में वीडियोस के माध्यम से उनको देंगे। दूसरी चीज ये है कि सेमिनार्स भी हम लोग यहाँ पे करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ में। योग्य जो किसान है, जो हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने पहले से इसमें अपनी उपलब्धि हासिल की है, अवार्ड लिया है, ऐसे किसानों के साथ स्टूडेंटों का भी संवाद हम लोग करेंगे, आदान प्रदान परामर्श ऑनलाइन में ये भी कराया जाएगा। और विद्यार्थियों को इसके बारे में, जैसे आज हमारा योग का पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसी तरह से तकनीकी पुस्तक का ज्ञान जो है, तकनीकी सामग्री इनको हम लोग देंगे। और फील्ड वर्कर और कार्यशालाएं जो शामिल हैं ऑफलाइन, हम लोग हर डिग्री कॉलेज पे ये कार्यशाला भी कराएंगे। और NSDC के द्वारा जो सर्टिफिकेट है, हमारा प्रमाणित सर्टिफिकेट है, वो स्टूडेंट जब इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में भी उन्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और इसका व्यापक असर है, व्यक्तिगत अपने जीवन में बदलाव लाता है। हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी काया रहेगी, अच्छा अन्न खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेंगे, तो उसका असर हमारे समाज पे पड़ता है, हमारे परिवार पे पड़ता है। और ये हमारे वैश्विक स्तर पे हम देखें तो हम ये कहते हैं कि ये जो कार्य है, ये आप ब्रह्मांड को बचाने का काम कर रहे हैं, एक ऐसे देशभक्त बनने का काम कर रहे हैं जो कि आप खेती करेंगे लेकिन हमारा देश बचेगा। क्यों? हमारे जो आज ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसको कम करता है हमारा पर्यावरण में जो है ये प्राकृतिक खेती। पोषक युक्त भोजन देने से, हमें स्वादिष्ट भोजन देने से हमारे समाज के लोग स्वस्थ होंगे, तो उनको हम जो देश का जो पैसा आज बीमारी में खर्च हो रहा है, जो बजट में ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। और इससे हमें ये है आपको सब सम्मान भी मिलेगा। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? हम चाहता है कि हमें सक्सेस, हमारा कैरियर हो, समाज में हमारा नाम हो, एक पहचान हो, अलग पहचान हो, और वो ये सारी चीजें देती है। ऐसे बहुत सारे युवक हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन किया,
BA इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से इन्होंने करने के बाद इन्होंने कृषि को अपनाया अपने जीवन में और एक अच्छा फ्यूचर इन्होंने बनाया है। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ महिलाएं पुरुष भी आ रहे हैं, महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं ने इसमें बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए हैं, बहुत सारे ऐसे महिला संगठन हैं जिन्होंने क्लस्टर बना के, FPO बना के, आज फेडरेशन बना के जो है बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और अपने भरत भूषण त्यागी जी हैं, हमें बड़ा गर्व होता है कि इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला, और सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्होंने BSc दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी और आज इन्होंने फ्यूचर बनाया है। तो हम जितने भी हमारे यूथ जुड़े हैं उन सभी को कहना चाहेंगे कि इसमें इस कार्य में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये हमारा यहाँ तक तो ये था, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। और इससे जुड़े हुए अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न उठ रहे हैं तो वो प्रश्न ऑनलाइन चैट में वो पूछ सकते हैं, हमारी टीम हमें पहुंचाएंगे, हम उसके जवाब जरूर देंगे। और हमें ये है कि ये एक मौका जो मिला है, इस मौके को जाने नहीं देना है। और हमारे ट्रस्ट ने इस दो स्किल के लिए काम किया है। हमारा जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र अपने उड़ीसा में लाखों किसानों के साथ हम लोगों ने वहाँ स्किल की ट्रेनिंग दी, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और आज हमारे साथ एक हैं अनुराधा जी हैं। अनुराधा जी ने आज करोड़ों रुपए का काम किया है। उन्होंने अपना कमलम जो नाम दिया है, हमारे यहाँ कमलम की खेती करके कर रहे हैं। वो वीडियोस हैं, वो सारे ऐसे फार्मर्स के साथ हम सभी स्टूडेंट्स को संवाद कराएंगे। तो ये बहुत अच्छा है और हम यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देंगे। आप सब लोगों ने धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुना, इसके लिए आप सब लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी को, कितना सुंदर हमें इस विषय पे समझाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे RPL प्रोग्राम के मास्टर योगा ट्रेनर माननीय शिव शंकर जी का, कि हमारे योग पाठ्यक्रम पे भी प्रकाश डालें। नमस्कार। नमस्कार। सब लोग बैठे हैं अभी तक, अच्छे हैं। तो योग के बारे में बहुत हमारा गुरुजी से हम सर्टिफिकेट दिलवा रहे हैं। हमारा 25,000 से ज्यादा युवकों मतलब मन में जो भी है 18 साल से इवन 50 साल तक 7 साल तक जो भी है योग कर रहे हैं, उसको NSDC का लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। यहाँ जो करवा रहे हैं वही है लेवल 4 योगा इंस्ट्रक्टर का, वही है पहले वाला। वो हम आप लोगों को जो भी इसमें शामिल हो जाएंगे 1 साल के बाद लेवल 4 इंस्ट्रक्टर का मिलेगा। तो क्यों करना है? तो योग करने का मेरा क्या 3 चीज में बता देता हूँ। तो एक है योग करने से मेरी बात भी नहीं, निर्मला जी की बात भी नहीं, पतंजलि योगा में बोला है अनुशासन। हम जनरली बोलते हैं ना, मिलिट्री वाले बहुत अनुशासन होते हैं, स्पोर्ट्स वाले बहुत अनुशासन होते हैं, बट सब लोग मिलिट्री में ज्वाइन नहीं कर सकते, सब लोग स्पोर्ट्स को थोड़ा कुछ कर सकते हैं बट ज्यादा पूरा उसमें डूब नहीं सकते। मगर योग सब लोग कर सकते हैं। जो करने से पहला तो शरीर अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, वो सब तो अच्छा, नींद आएगा, वो सब अच्छी बात है। उसके अलावा द साइड बेनिफिट्स इज सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन, वो जीवन अनुशासन है ना, आपका जीवन में टिका रहेगा। आप जो भी काम करेगा अनुशासन टिकेगा, आप योग ठीक से करने से। तो वो है पहली बात। एंड बट सेकंड इम्पोर्टेंट, हम सिर्फ योग सीखने के लिए नहीं आ रहे हैं, जो भी ये प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं ना, सेकंड इज योगा सिखाने के लिए आ रहे हैं। पहले सीख के फिर कैसा सिखाएंगे उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। एक युवक को 18, 19, 20 साल युवक को सोचिए, हमारे सामने, उसके सामने 10 लोग 15 लोग बैठे हैं, उसकी बात सुन रहा है, प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो आके पूछ रहे हैं, उसका प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो इसका जीवन क्या होगा? इसका जीवन में इतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं बोल के 10 लोग कर रहे हैं तो उसका आत्मविश्वास इतना बड़ा होता है। इसलिए ही योग इंस्ट्रक्टर बनना है, एटलीस्ट उससे फायदा बहुत भी है।
बट जस्ट टू वो आत्मविश्वास के लिए ही बहुत अच्छा सा साधक होगा कि उसका जीवन में एक जुड़ गया, तो पहला अनुशासन एंड दूसरा आत्मविश्वास, एंड उसके साथ साइड बेनिफिट्स बहुत है। मन शांत होगा, बहुत वो जो भी कर रहे हैं ना उसमें अच्छा होगा। वो जो भी कर रहे हो, अकाउंटेंट लिया हो या बीए केमिस्ट्री लिया, बीएससी केमिस्ट्री लिया, जो भी लिया है उसका मार्क्स अच्छा आएगा। एंड तीसरा बात, योग से पैसा भी मिलेगा। सो वही है स्किल, मतलब क्या, कौशल्यता। ये स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार का कौशल्यता का अभिवृद्धि का मेन उद्देश्य है कि इकोनॉमी को बढ़ाने का। ये योग भी एक स्किल है, सो उसका कैरियर पाथ बन सकता है। तो योग से आप, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ऑरेकल सॉफ्टवेयर में लाखों रुपए कमा रहा था। ऐसे ही मेरा बहुत सारी जो ये है, बहुत सारी फ्रेंड्स है, पूरा छोड़ के योग में पूरा जीवन जी सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, फैमिली कर सकते हैं। उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है योगा इंस्ट्रक्टर, द फर्स्ट इज, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा और बता लेता हूँ। वो बुक का तो हमको देख रहे थे, मैं निर्मला जी जो बता रही थी, और उसके साथ हमने एक वीडियो भी बनाया। आपको यहाँ ये होगा, तो ये भी आपको देंगे। तो आप लोगों ने इसका क्या कर सकते हैं, पहला बुक में 15 घंटे का, एक सेमेस्टर में 15 घंटे थियरी, तो थियरी में आपका वो जो बुक है आपको पाएंगे, वो सब देख लेना। एंड 60 आवर्स का 60 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास जूम में होगा। जूम मतलब ऐसा सेशन में 100 लोगों का एक बैच बना के ऑनलाइन में ही हर एक हफ्ते में 2-3 घंटे, ऐसा पूरा सेमेस्टर में 60 आवर्स का। पहले सेमेस्टर में कैसा करेंगे सीखेंगे, दूसरा सेमेस्टर में कैसे सिखाएंगे वो भी हम सीखेंगे। क्या क्या है बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस, काउंटरपोज, वो सब आपको दिलवा जाएगा। एंड और उसके अलावा हम ये होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। क्या क्या हो सकता है योग से, ये सर्टिफिकेट लेके क्या फायदा। पहले पर्सनल योगा क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट इनिशिएटेड, अंग्रेजी में थोड़ा पढ़ लीजिए, तो गवर्नमेंट रिलेटेड योगा इंस्ट्रक्टर, लाइक आयुष हॉस्पिटल्स होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होता है, वहां पे, और आपका यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में सिखा सकते हैं। 1 घंटे का, थोड़ा पैसा जितना भी हर एक का अलग अलग होता है, वो भी पार्ट टाइम में कमा सकते हैं। देन उसके अलावा जितना सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, कॉर्पोरेट्स में जाके सिखा सकते हैं, ये प्राइवेट वे का। देन उसके योगा जिम है, हेल्थ सेंटर्स है, वेलनेस सेंटर है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी है। सभी लोगों को इसकी आवश्यकता है, तो ये सब शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम जैसा। तो इंस्ट्रक्टर बन के पार्ट टाइम से फुल टाइम भी आप आ सकते हो। आपका पैसा कमाने का चीज आप इसी पे ही लगना है तो कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। नेक्स्ट स्टेप, टीचर ट्रेनर बना सकते हैं। देन थेरेपी, योगा थेरेपी एक इतना अच्छा, बहुत सारे लोग, मेरा पेट में का ये है, वेट कम करना है, मुझे डायबिटीज है, ये है वो है, बहुत सारे लोग आते हैं। थेरेपिस्ट इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं अच्छा सा योग सिखा के। फिर योगा स्टूडियो, वेलनेस सेंटर्स शुरू कर सकते हैं। ये पहला सब करके थोड़ा आप सेटल होने के बाद उसका मुद्रा लोन भी मिलेगा आपको, शुरू कर सकते हैं। और यू कैन जॉइन एस एमएससी बीएससी योगा करने के बाद आपको योगा एजुकेशन में, लाइक यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे ना, उसके लिए एमएससी योगा करवा के, पीएचडी जैसा करवा के ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना लाइक बहुत सारी है, ये भी एक स्किल है। ये भी लाइक कारपेंट्री, ये भी लाइक इलेक्ट्रिशियन, लाइक डॉक्टर, उससे भी ज्यादा महत्व होगा योगा टीचर, है ना। आपको बनना है तो
आना है। तो कैसा आना है, एक ही मिनट में कैसा आना है हमारा YouTube में, इसमें फेडेना हमारा एक लिंक है ssrdpfedena.com, उसमें एक लिंक होगा, तो आपको इसको क्लिक कर दीजिए। 2023 एकेडमिक ईयर सेलेक्ट स्किल पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, लास्ट वन में आएगा, तो उसको अप्लाई करवा के उत्तर प्रदेश। सो कॉलेज टाइप क्या है आपका, कॉलेज टाइप ये सब, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा सेमेस्टर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी यही है लिंक, एंड योगा इंस्ट्रक्टर। सो ये सब भरवा के फीस भी एक सेमेस्टर का 550 रुपीज का आपको भरवा के, उसके बाद आपको मिलेगा कैसे करवाने का नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो टाइम हो गया, खाने का भी है, संडे भी है, खाना भी है। तो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन आप YouTube कमेंट्स में टाइप करके हम उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मास्टर ट्रेनर्स के लिए, कितने सरल शब्दों में हमें बता पाए कि कैसे योग से और जैविक कृषि से हम अपना खुद का तो विकास कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम रोजगार का साधन भी बना सकते हैं। इतना सुंदर सिलेबस हमारे पास दिया गया है इसके लिए। अब मैं अमन के साथ एक कोर्स हम लोग का करना है और ये एक MOU साइन करना है, जो कि बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कौशल का मूल तत्व है, कैसे हम अपने छात्रों को जो स्नातक स्तर पर जो पढ़ रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में, उनको हम कौशल से कैसे युक्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल तत्व ही है, एक है कि हम छात्रों को केवल शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, उसके साथ ही साथ हम छात्रों को कौशल युक्त बनाना चाहते हैं, एक स्वावलंबन। हम इससे पूर्व में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी, तो उससे पहले हम लोग केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ते थे, वही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते थे, 3 विषय हम लोग लेते थे। लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें तमाम जो मूल तत्व हैं, उन तत्वों में एक जो सबसे अच्छा उसका जो तत्व है वो कौशल का है, कि कैसे हम अपने छात्रों को कौशल से युक्त बना सकते हैं। तमाम तरह के पाठ्यक्रम हैं जो कौशल युक्त छात्रों को बनाने में मदद बना रहे हैं। विश्वविद्यालय ने अभी तक 2 ऐसे कौशल युक्त पाठ्यक्रमों को अपनी मान्यता दी है, अपनी विभिन्न बॉडीज के माध्यम से, एजुकेटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल से ये मान्यता मिली है। और ये जो छात्र हैं, ये छात्र इन कौशल युक्त पाठ्यक्रमों को करके, ठीक है, करना है। मेरा अगेन बार बार बात होती है कि बच्चों को करना है। जैसे 2 हमारे पूर्व वक्ताओं ने, 2 हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, बालकृष्ण जी ने और हमारे साथ शंकरन सर ने इतने अच्छे तरीके से दोनों पाठ्यक्रमों के बारे में बताया। हमारे माननीय कुलपति जी ने इस विषय पर इतने अच्छे से चीजों को रखा, रविंद्र जी ने रखा इतने अच्छे तरीके से चीजों को। ये सबका बस एक ही ध्येय है, वो ध्येय है कि कैसे हम छात्रों को कौशल युक्त बना सके। देखिए, इन पाठ्यक्रमों में केवल एडमिशन नहीं लेना है, एडमिशन ले लिया उसके बाद भूल गया और हमने परीक्षा पास कर ली, चाहे परीक्षा हो गया और हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं। इसका मूल यह है, तब उसका मूल उद्देश्य की पूर्ति तब होगी जब हम छात्रों को कौशल युक्त बना सके। जैसे कि ये पाठ्यक्रम रोजगार परक पाठ्यक्रम है, छात्र योगा सीख सकते हैं, जिससे खुद का तो स्वास्थ्य बनेगा ही अच्छा है, उसके साथ साथ दूसरे बच्चों के लिए भी वो प्रेरणा बन सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं फिजिकल या कह सकते हैं मेंटल समस्याएं हो रही हैं, लोगों को हो रही हैं, उनमें योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक के रूप में परिलक्षित हुई है। शोधों में ये बार बार ये कहा गया है, विभिन्न तरह के इसमें शोध हुए हैं और शोध में ये परिलक्षित हुई है, साइंटिफिक इसका आधार है कि अगर हम योगा करते हैं तो हमें कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। दूसरा जो पाठ्यक्रम हमारा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। जैसा कहा गया है कि जैसा हम भोजन लेते हैं वैसा ही हमारा चित्त का विकास होता है, वैसी हमारी चीजें होंगी। तो जैसा हम सभी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो आज की डेट में पोषक तत्व ले रहे हैं या खाना ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसमें तमाम तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड, तमाम चीजें हैं। तो कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना के, ऑर्गेनिक कृषि को अपना के कैसे हम अपने जो खाने का तमाम तरह के उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड मिले हुए हैं, उनसे इतर हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। इन चीजों को लेते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। बच्चे इसमें जो भी स्टूडेंट्स इसमें पंजीकृत कराएंगे, वो बच्चे उसके विभिन्न तकनीकों को देखेंगे, कैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ कैसे खुद का अपना एक अच्छा अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के ट्रेनर्स बन करके वो समाज के लिए, लोगों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित बहुत तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं जो समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा।
तो ये दो मूल तत्व थे इसके, इस पूरे कह सकते हैं जो एमओयू हम लोगों ने किया है। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी कुछ एमओयू जिससे कर रहे हैं, जिसमें हम लोग और भी कौशल युक्त चीजों को कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे विभिन्न प्राचार्य जुड़े हुए हैं, हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय अपने बच्चों के लिए, माननीय कुलपति जी के निर्देशन में बच्चों के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि चिंतित है, चिंतित नहीं है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान रख रहा है कि हमारे बच्चे कौशल युक्त बने। जितना अच्छा कौशल सीख सकेंगे उनको अपने समाज में, अपने जीवन में उनसे परिलक्षित कर पाएंगे, उसे प्रेजेंट कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये विषय रहा है। हम चाहेंगे जितने भी प्राचार्य जुड़े हुए हैं अपने छात्रों को, अपने जो भी छात्र उनके यहाँ महाविद्यालय में छात्र हैं, विश्वविद्यालय से हमारे कई लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी हम लोग इस कोर्स को, दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग का और योगा इंस्ट्रक्टर वाला, दोनों हम लोग इस साल से बच्चों के लिए हम लोग ऑफर करेंगे। बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और सीखेंगे। देखिए, हो सकता है कि कई लोगों को ऐसी दुविधाएं हो कि यार कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक बार करके देखें और हम मूल तत्व के साथ, मूल भावना के साथ कि नहीं हमें करना है, सीखना है, नहीं बस एक खाना पूर्ति हमें नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं इसके अच्छे परिणाम परिलक्षित होंगे। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर अविनाश पात्रिकर सर जुड़े हुए हैं, जो भी एमओयूज होते हैं उसमें हम लोग के लिए एक मार्गदर्शक, हमारे मेंटर ग्रुप में काम करते हैं। मैं सर से भी चाहूंगा कि कुछ अपने इस पे विचार रखें, 2-3 मिनट में विचार रखें, जिससे कि जो हमारे प्राचार्य जुड़े हुए हैं वो उससे लाभान्वित हो, जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सके। प्रोफेसर अविनाश पात्रिकर सर। जी धन्यवाद मनोज जी। बहुत कुछ कहा जा चुका है, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ कहने की आज आवश्यकता है। बस मैं यही कहूंगा कि वो सुखद दिन आ गया है कि अभी तक तो हम सब बातें कर रहे थे, ऑपरेशनलाइज कैसे होना है इसकी बात नहीं हो रही थी, लेकिन आज कैसे बताया कि SSRDP पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहां जाकर अपनी चॉइस भरना है, फीस जमा करना है। मुख्य बात ये है कि जितने भी हमारे संबंधित प्राचार्यगण इसमें जुड़े हुए हैं और इसकी सूचना समय अपने अपने नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे तो विद्यार्थियों को समय पे पता लग जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैं गया था वहाँ पर पूज्य गुरुजी से मेरा मिलना भी हुआ था, तो मुझे लगा था कि यह एक बहुत अच्छा कार्य है। दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि कई हमारे विद्यार्थी इससे जुड़ेंगे और लाभान्वित होंगे। मुझे यही कहना है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मनोज जी का विशेष आभार, क्योंकि उनका इतनी जो जीवटता है, वो कार्यक्रम कराते हैं, लगे रहते हैं। फिर उसे जब MOU साइन हुआ से लेके आज तक, अभी वो बहुत आगे जाना है। मेहरानी जी ने हमारे यहाँ स्वयं चल कर आए थे, वहाँ हमारे आनंद जी और तपस्या जी ने बहुत आवभगत की थी, उनके लिए उनका विशेष आभार। और मुझे लगता है यहाँ से कई लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ से कई लोग यहाँ आएंगे, तब इसकी सार्थकता होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद मुझे अवसर दिया बोलने के लिए। माननीय मनोज जी और माननीय अविनाश जी के शब्दों के लिए और उत्साहवर्धन के लिए हम बहुत हृदय से धन्यवादी हैं कि आप सब लोगों ने इतना समय दिया। अब मैं अंतर अपने श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के निर्देशिका सुश्री तपस्या पुरी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। नमस्कार। हम आभारी हैं कुलपति श्री निर्मला मौर्य जी के, चेयरमैन ट्रस्टी मेरानी जी के, जिन्होंने अपने बहुत ही सुंदर विचार हमारे समक्ष प्रकट किए हैं। धन्यवाद शिवाशंकर जी और बालकृष्णन जी का, हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग और योगा के जो मेन मास्टर ट्रेनर्स हैं, जिनकी वजह से हम ये सारा डेवलप कर पा रहे हैं करिकुलम और कंटेंट वगैरह, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये पूरा कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है कि फ्यूचर कैसा हो सकता है विद्यार्थियों का अगर वो ये वोकेशनल ट्रेनिंग को अपनाते हैं, इसको ध्यान में रखकर ये पूरा कोर्स और कंटेंट डेवलप किया जा रहा है।
NSDC सर्टिफिकेशन से इसको जोड़ा गया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल पूरी मदद कर रहा है हमारी ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाने में स्टूडेंट्स को, और अभी हमारा उनके साथ मीटिंग भी हुआ और उन्होंने हमें बोला है कि ये हम लोग और आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये शुरुआत हमने की है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके लिए मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये समझौता ज्ञापन किया और हमें ये मौका दिया कि हम बहुत सारे युवाओं से जुड़ सकें और योगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर है, जो हमारी हम कह सकते हैं आत्मा है, हम आप तक पहुंचा सकें। इनसे करोड़ों लोगों का फायदा हो सकता है अगर शिक्षक बनकर यही युवा आगे बढ़े और समाज को योगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ सकें। वर्तमान में ये बहुत जरूरी हो गया है कि शिक्षा के साथ साथ एक स्किल आपके पास जरूर हो। जैसे कि NSDC के एक टैगलाइन है, हुनर है तो कदर है। उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी प्रस्तुति की है। तो अगर हमारे पास एक स्किल है तो हम लोग कभी लाइफ में फेल नहीं हो सकते हैं। जहां हमें लगने लगे कि हमारी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो वहां पर आपको स्किल, जो भी स्किल हो, योगा से जुड़ा हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, किसी भी प्रकार का कोई भी स्किल हो, तो आप उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये बताना बहुत जरूरी है। और हमारे मोदी जी का भी एक कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने बोला था कि अगर भारत को हम विकसित देशों की श्रेणी में, बहुत अग्रिम श्रेणी में लाना चाहते हैं, तो हमें स्किल्ड मैन फोर्स की जरूरत है। तो स्किल्ड हमारा युवा पूरा, अभी आप देखेंगे तो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा युवा हैं हमारे पास, इंडिया के पास इस वक्त, और उनको स्किल्ड करना बहुत जरूरी है, जिस वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने वोकेशनल कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर दिया है। तो हम लोग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से जुड़े हुए लोगों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें समय दिया और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग ये कौशल प्रोग्राम को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक लेकर जाएं, जिसके लिए आप मदद कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि माननीय कुलपति जी ने एक बात रखी थी कि जो पुस्तक है उसकी मैम एक समीक्षा प्रस्तुत करना चाहती हैं, तो मैं बताना चाहूंगा मैम से कि जो हमारी PDF बुक है, इसी में हम लोग समीक्षा, हम लोग उसके बुक के पीछे हम लोग उसे रखेंगे। जैसे अन्य बुक्स पब्लिश्ड होते हैं तो उसके पीछे एक समीक्षा होती है, तो हम मैम से आग्रह करेंगे, हम लोग मैम ने जो सुझाव दिया है उस समीक्षा को हम लोग के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बुक हर छात्र के पास पहुंचेगा। और मैम का अगर एक संदेश है, उसके साथ साथ इस बुक के बारे में समीक्षा है, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है। तो हम तपस्या जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग जल्दी इसको, मैम की समीक्षा जैसे प्राप्त होती है हमारी इस बुक से संबंधित, हम लोग इसको जोड़ के PDF में पीछे करेंगे और आगे चल के इस बुक को हम लोग चाहेंगे कि हार्ड कॉपी में भी ये बुक के रूप में पब्लिश्ड हो, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। धन्यवाद मनोज जी। ये कॉपी जब समीक्षा के साथ पूरी हो जाएगी तो हम गुरुदेव को भेंट करना चाहेंगे, आप प्लीज हमें जरूर दीजिए। तो मैं आगे बढ़ते हुए माननीय कुलपति जी से आग्रह करता हूं कि मैम ऑफिशियली इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। हमारी सबसे वरिष्ठ हैं और सबसे हमारे जी समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोग आज जुड़े और इतने अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिले। तो मुझे आशा है कि सभी लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो इसे समाप्त किया जाए।